नमस्कार। दिन भर की तमाम खास खबरों को समेटकर हम हाजिर हैं न्यूज नाइट में। मीडिया की खबरों की माने तो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार में दरअसल में भाजपा ने आज से मिशन बिहार शुरू कर दिया है। इस खबर को हवा इसलिए भी मिली क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बिहार पहुंचे थे। और इतना ही नहीं, वो बिहार के उस इलाके में पहुंचे जो इलाका तथाकथित MY समीकरण के लिए जाना जाता है, यानी राजद का पुराना वोट बैंक। लेकिन मीडिया की इन अटकलों में कितना है दम, जानने की कोशिश करेंगे। पूछेंगे सवाल सीधे राजनीतिक दलों से। और साल 2014 में ही सहकारी संघवाद की भावना और टीम इंडिया की संकल्पना लेकर सामने आए थे प्रधानमंत्री मोदी। और इसी कड़ी में एक अध्याय और आज जुड़ गया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर एक बार फिर से जोर दिया कि टीम इंडिया की भावना को मजबूत करने वाले आयोजनों की शुरुआत पहले ही हो चुकी है और जिनके क्रियान्वयन में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखेंगे पूरी खबर, साथ में होगी दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। मैं हूं प्रकाश दास और शुरुआत सुर्खियों के साथ। केंद्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में बाधा डालने वाले अर्बन नक्सलियों के समूह को चेताया। राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, कार्य पद्धति में बदलाव लाकर विकास परियोजनाओं को जल्द दी जानी चाहिए अनुमति। बिहार के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में महागठबंधन सरकार के खिलाफ जमकर भरी हुंकार। कहा, राज्य में जंगल राज का हो चुका है उदय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के धोखा दिए जाने की आदत पर किया प्रहार। कहा, वो केवल कुर्सी के पुजारी। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए टेलीकॉम विधेयक के मसौदे के विभिन्न पहलुओं पर दिया स्पष्टीकरण। कहा, टेलीकॉम, साइबर और डेटा सुरक्षा के क्षेत्र में एक संपूर्ण वातावरण किया जा रहा है तैयार। विधेयक का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों को पहले सुरक्षित करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी में भाजपा युवा मोर्चा की युवा विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। राज्य भर से 1 लाख से ज्यादा युवाओं के रैली में भाग लेने की उम्मीद। पीएम युवाओं को जीत का देंगे मंत्र। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में अब भी बारिश का दौर जारी। लगातार बारिश से एनसीआर क्षेत्र में जगह जगह जल जमाव की स्थिति हुई पैदा। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट किया जारी। उत्तराखंड में भी आगामी 2 दिनों के भीतर भारी बारिश का अंदेशा। मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और तेलंगाना के कई इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर केरल उच्च न्यायालय ने लगाई फटकार। सरकार को सार्वजनिक सेवाओं के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का दिया निर्देश। पीएफआई कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के कारण जनजीवन बुरी तरह हुआ प्रभावित। विदेश मंत्रालय ने कनाडा में बसे भारतीयों और विद्यार्थियों के साथ ही यात्रा के लिए कनाडा जाने वाले भारतीयों को सतर्क रहने को कहा। घृणा, अपराध, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एडवाइजरी की गई जारी। इंडो पैसिफिक क्वाड मीट के दौरान क्वाड मानवीय सहायता और आपदा राहत साझेदारी दिशा निर्देशों पर किए गए हस्ताक्षर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अशांत समय में रचनात्मक एजेंडे की तरफ बढ़ने पर दिया जोर। सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण पर एक साथ काम करने को मिला बल। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा खबरें विस्तार से देखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि विकास परियोजनाओं को समय से पूरा कर लिए जाने से अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी दोनों को लाभ मिलता है। अर्बन नक्सल और विकास में बाधा डालने वाले ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के प्रति सजग रहते हुए
पीएम मोदी ने कहा कि कार्य पद्धति में बदलाव लाकर विकास परियोजनाओं को जल्द अनुमति दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने विकास परियोजनाओं से पर्यावरण को होने वाले लाभ के कुछ उदाहरण देते हुए बताया कि इनमें किस प्रकार कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रगति मैदान में बनी टनल से ही सालाना 13,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। आप जिस जगह पे बैठे हैं ना, ये एकता नगर में, ये हमारी आंखें खोलने वाला उदाहरण है। कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। जो काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी, वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद, और आज वही एकता नगर पर्यावरण का तीर्थ क्षेत्र बन गया। मतलब कितना झूठ चलाया था। और ये अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनकी खेल खेल रहे हैं। उनके झूठ पकड़े गए, वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको अब राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का। और प्रधानमंत्री ने सभी पर्यावरण मंत्रियों से आग्रह किया कि राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। इससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के अभियान को भी ताकत मिलेगी। सर्कुलर इकोनॉमी हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। भारत के लोगों को सर्कुलर इकोनॉमी सिखानी पड़े ऐसा नहीं है। हम कभी प्रकृति के शोषक नहीं रहे, सदैव प्रकृति के पोषक रहे हैं। हमारे जो पर्यावरण मंत्री आज आए हैं, मैं उनको आग्रह करूंगा कि आप भी अपने राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। और बात बिहार की। बिहार के पूर्णिया पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने राजद और जदयू पर जमकर आज हमला बोला। अटकलें तो यह भी लगाई जा रही थी कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भाजपा ने मिशन बिहार शुरू कर दिया है। ऐसे में अमित शाह पहुंचे सीमांचल के इलाके में, जो राजनीतिक तौर पर बेहद निर्णायक रहा है, खासकर विपक्ष के लिए। तो देखिए पूरी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पूर्णिया की रंगभूमि मैदान में अपने अंदाज में खूब रंग जमाया। उन्होंने जनभावना रैली को संबोधित किया और लालू यादव, नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार पर लालू यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाकर बिहार के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने बिहार के सीमावर्ती लोगों से कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं, यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार है। जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं, ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहां पर। अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी स्वार्थ और सत्ता की राजनीति की जगह सेवा और विकास की राजनीति की पक्षधर है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार ने जिस कांग्रेस विरोध की राजनीति से जन्म लिया, उसी की पीठ में छुरा घोंपकर आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 में लोगों को यह तय करना है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 24 में ट्रेलर आएगा, भारत सरकार की चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव आएगा। आपको तय करना है कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे या राहुल बाबा बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान पर तीखा प्रहार किया और कहा कि झगड़ा लगाने के लिए वही काफी हैं और पूरा जीवन उन्होंने यही काम किया है। पूरे होमवर्क के साथ सीमांचल आए गृह मंत्री अमित शाह ने स्थानीय लोगों की नब्ज को टटोलने की पूरी तौर पर कोशिश की। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को याद किया तो मशहूर साहित्यकार और सीमांचल के बेटे फणीश्वर नाथ रेणु को याद करने से भी वो नहीं चूके। साथ ही स्थानीय समस्याओं पर जनता का ध्यान आकृष्ट कराया और कहा कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने दौरे के दौरान किशनगंज में भाजपा के सांसदों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों के साथ बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी मुलाकात की। अमित शाह के 2 दिवसीय बिहार यात्रा के दौरान भाजपा नई परिस्थितियों में खुद को स्थापित करने के लिए विचार विमर्श करेगी। इसके साथ ही सीमांचल में पार्टी संगठन को मजबूत किए जाने को लेकर भी वरिष्ठ नेता चर्चा करेंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उस खबर पर हम चर्चा भी करेंगे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बुलेटिन के अगले हिस्से में। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने रहे न्यूज़ नाइट के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह कहा है कि नया टेलीकॉम विधेयक वर्तमान में विमर्श की प्रक्रिया से गुजर रहा है और उन्हें उम्मीद है कि ये 6 से 10 महीने में संसद में लाया जाएगा, जहां से इसे पारित कर कानून का रूप दिया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने आज ड्राफ्ट टेलीकॉम विधेयक पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। कल इस विधेयक को विमर्श और सुझाव के लिए सार्वजनिक किया गया था। विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि विधेयक को पारित करने को लेकर कोई जल्दीबाजी नहीं है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद इसे संसदीय समिति और बाद में संसद में लाया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि विभिन्न संदर्भों में टेलीकॉम विधेयक को अलग से नहीं देखा जाना चाहिए। टेलीकॉम, साइबर और डेटा सुरक्षा के क्षेत्र में एक संपूर्ण वातावरण तैयार किया जा रहा है। इन सबको संपूर्णता में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों को पहले सुरक्षित करना है। नए दूरसंचार विधेयक के बाद व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम और डिजिटल इंडिया अधिनियम अगले कदम हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि इस विधेयक के लागू होने से साइबर धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। आप सब जानते हैं कि किस तरह से, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसे प्लेसेस भी देश में पॉपुलर हो गए जहाँ पे फ्रॉड के सेंटर्स बन चुके हैं ऑलरेडी। तो उन सब फ्रॉड के सेंटर्स को तोड़ने में, उन सबको कंट्रोल करने में, उन साइबर फ्रॉड्स को एक तरीके से काबू में लाने में इस लीगल चेंज से बहुत बड़ी मदद मिलने की संभावना है। ऐसा इस थॉट प्रोसेस के साथ इसको बनाया गया है। और मॉनसून की बात करते हैं। देश में मॉनसून जाते जाते दिल्ली एनसीआर को जमकर भिगो रहा है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और तेलंगाना के भी कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में लगातार बारिश के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजस्थान में विदाई से पहले मॉनसून प्रदेश को तरबतर करने में लगा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश से लोग बेहाल रहे। सड़कों पर जलजमाव से यातायात मुश्किल में दिखा। यहां तक कि बिहार में भी बारिश का अलर्ट है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में 24 घंटे से हो रही बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। जगह जगह सड़कें जलमग्न हैं, वहीं गाड़ियों की लंबी कतार ने जाम की स्थिति पैदा कर रखी है। गुरुवार सुबह से हो रही बारिश ने मौसम का पूरा मिजाज ही बदल दिया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बादलों ने आफत बरसाई है और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को जिले के सभी कॉरपोरेट और निजी संस्थानों से कर्मचारियों को घर से काम कराने की सलाह दी है। यूपी, हरियाणा के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। बारिश से नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में जल भराव और जाम से लोग परेशान रहे। कई जगह सड़कों पर काफी दूरी तक पानी जमा हो गया और लोगों को पानी के बीच से निकलना पड़ा। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 23 से 25 सितंबर तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून में देश के जिन इलाकों में कम बारिश हुई थी, उन क्षेत्रों में अभी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का मानना है कि आगे कुछ और समय तक इन इलाकों में बारिश का मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और तेलंगाना के कई इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई है। एनसीआर का अगर देखें, अलवर में भी और गुरुग्राम में भी वेरी हेवी रेन हुआ है। और दिल्ली का जो है सबसे ज़्यादा आया नगर पार्ला में हुआ है, जो 110 मिलीमीटर, एंड दिल्ली लाइक सफदरजंग लोधी रोड ऑल्सो 70-74 मिलीमीटर हुआ है, हैवी रेन हुआ है। और जैसे जैसे हम पश्चिम उत्तर प्रदेश जाएंगे तो मेजर रेनफॉल जो है
अलीगढ़ से लेकर के सहारनपुर, ये सारा जो एरिया है एनसीआर का बाजू में जो एरिया है वहाँ भी हैवी रेनफॉल हुआ है। देश में मॉनसून जाते जाते दिल्ली एनसीआर को जमकर भिगो रहा है। सामान्य तौर पर सितंबर में 108.5 मिलीमीटर बारिश होती है और अभी तक 58.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। सड़कों पर जल जमाव से यातायात में मुश्किलें आ रही हैं। सड़कों और गलियों में जल जमाव से आवाजाही में भी काफी मुश्किलें हो रही हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी भारी बारिश का अंदेशा जताया है। इसको ध्यान में रखते हुए नोएडा समेत प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों को शुक्रवार को बंद रखने का आदेश जारी किया गया। अलीगढ़, कानपुर, सीतापुर, बहराइच, उन्नाव और राजधानी लखनऊ में भी जिलाधिकारियों ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उधर उत्तराखंड के हेलगुगाड़ के पास भूस्खलन के कारण उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग बाधित हो गया। भटवाड़ी से आगे हेलगुगाड़ के पास लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण गंगोत्री हाईवे पिछले कई घंटों से यातायात के लिए ठप पड़ा है। इससे यात्रा पड़ावों पर काफी यात्री फंसे हुए हैं। पश्चिमी राज्य राजस्थान में विदाई से पहले मॉनसून प्रदेश को तरबतर करने में लगा हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश की रफ्तार धीमी है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में झमाझम बारिश का असर बना हुआ है। शुक्रवार सुबह भी प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां भी सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है। साथ ही रिमझिम फुहारें मौसम का मिजाज बदलने के साथ साथ प्रदेशवासियों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर रही हैं। बिहार में भी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 11 जिलों में बारिश के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात पीएफआई की। पीएफआई पर एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कल राष्ट्रव्यापी छापेमारी और उससे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा बुलाई गई हड़ताल से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। हड़ताल के समर्थकों ने कई स्थानों पर पथराव किया, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसका सबसे ज्यादा असर केरल में देखने को मिला, जहां 30 से ज्यादा बसें क्षतिग्रस्त हो गईं। हड़ताल के मद्देनजर केरल और तमिलनाडु के बीच अंतर्राज्यीय बस सेवाएं भी निलंबित कर दी गईं। पीएफआई की इस हरकत से आम जनता के बीच भारी रोष है। गौरतलब है कि कई राज्यों की पुलिस ने संयुक्त रूप से देश के विभिन्न भागों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापे मारे थे। देश के 15 राज्यों में 93 स्थलों पर छापे मारे गए। तलाशी में आपत्तिजनक दस्तावेज, नकदी, हथियार और बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। और इस बीच केरल उच्च न्यायालय ने पीएफआई नेताओं के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है। अंतरिम आदेश में न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नाम्बियार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को सार्वजनिक सेवाओं के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। अदालत ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि प्रदर्शनकारियों का कृत्य पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रदर्शन करने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया गया है, लेकिन केवल इतना कहा गया है कि राजनीतिक दल और संगठन राज्यों के लोगों को परेशानी में डालकर अचानक हड़ताल नहीं कर सकते। वहीं सरकार द्वारा पीएफआई के खिलाफ की गई कार्रवाई का भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने स्वागत किया है। उन्होंने संगठन पर अंदरूनी शांति को भंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाएंगी। ये कदम उठाना बहुत आवश्यक था। हमें बल्कि एक और जानकारी जानकर के बहुत आश्चर्य हो रहा है कि दिल्ली के भी किसी एक राजनेता का इसमें हाथ और पीएफआई अध्यक्ष से मेल जोल की खबरें आ रही हैं। मुझे लगता है पीएफआई जिस प्रकार से उस कई घटनाओं में उसकी संलग्नता पाई गई है, बहुत जल्दी उन तक एजेंसियां पहुंचेंगी और पीएफआई का जो इस देश को कमजोर करने का, देश में जो प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश है, उस पर लगाम लगेगी।
वहीं विदेश मंत्रालय ने कनाडा में बसे भारत के नागरिकों और विद्यार्थियों और शिक्षा और यात्रा के लिए कनाडा जाने वाले भारतीयों को सतर्क रहने को कहा है। मंत्रालय ने कनाडा में बढ़ते घृणा अपराध, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ये एडवाइजरी को जारी किया है। विदेश मंत्रालय और कनाडा में भारतीय उच्चायोग और महावाणिज्यिक दूतावास ने कनाडा के अधिकारियों से इन घटनाओं के बारे में बातचीत की है। उन्होंने इन अपराधों की जांच करने और इस बारे में उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि भारतीय नागरिकों और विद्यार्थियों को टोरंटो और वैंकूवर में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास और ओटावा में भारत के उच्चायोग में पंजीकरण कराएं। पंजीकरण वेबसाइट या MADAD पोर्टल यानी madad.gov.in के जरिए कराने को कहा गया है। इससे उच्चायोग और महावाणिज्यिक दूतावास कनाडा में बसे भारतीयों से आपात स्थिति के दौरान बेहतर तरीके से संपर्क कर सकेगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पैसिफिक क्वाड बैठक में भाग लिया। इस बैठक में क्वाड मानवीय सहायता और आपदा राहत साझेदारी के लिए दिशा निर्देशों पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री ने कहा कि क्वाड निर्धारित रचनात्मक एजेंडे में आगे बढ़ रहा है। हम सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण पर एक साथ काम करते हैं। हमारे प्रयास और विशेष रूप से आज हम जो HADR साझेदारी पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, जिसे हमने टोक्यो में अंतिम रूप दिया है, वो अत्यंत सामयिक है। Global repercussions of the Ukraine conflict. We are seeing climate events and emergencies probably on an unprecedented scale. So, given the turbulent times, I think it's particularly important that we, the Quad, go further in the constructive agenda that we have set for ourselves, that we work together on the delivery of public goods, that our efforts and particularly what we are signing today, the HADR partnership, which we discussed and finalized in Tokyo, is, I think, extremely timely. रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें न्यूज़ 9 के साथ। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, BP या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें।
देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए एनजीओ, सीएसओ, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब एनसीपीसीआर के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत न्यूज नाइट में। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों का एक संकलन जारी किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास शीर्षक वाली इस किताब का विमोचन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की मौजूदगी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनिंदा भाषणों वाली किताब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस पुस्तक का विमोचन करना मेरे लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में प्रधानमंत्री मोदी जी के चुनिंदा भाषणों के साथ साथ उनके विजन और विचार भी शामिल किए गए हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक. Course is a compilation of the speeches made by Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi in the first year of his second tenure. 86 speeches which are reflective of the idea, ideology, implementation, determination, decisiveness of his government. केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किताब के डिजिटल स्वरूप का विमोचन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जो विजन देश की जनता को दिया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। माननीय प्रधानमंत्री की महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में चिंता, कमजोर वर्गों के बारे में चिंता, मार्जिनलाइज्ड वर्गों के बारे में चिंता, ये पूरी किताब में बहुत शक्तिशाली रूप से उभरती है ये चिंता। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह किताब विभिन्न विषयों पर आधारित प्रधानमंत्री के 86 भाषणों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि यह किताब न्यू इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण पर रोशनी डालती है, जो आत्मनिर्भर और लचीला होने के साथ साथ चुनौतियों को अवसरों में तब्दील करने में सक्षम है। जिस कालखंड को, जिस कार्यकाल को मोदी 2.0 के नाम से भी जाना जाता है, उसी के ही पहले वर्ष यानी कि मई 2019 से लेकर मई 2020 के ये एक वर्ष के कार्यकाल पर कुल 86 भाषणों का संग्रह है और ये खंड इस श्रृंखला का पहला खंड है। इसको 10 खंडों में विभाजन, ये भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी के न्यू इंडिया के विजन को दर्शाता है। 10 अलग अलग विषयों पर उनके 86 भाषणों को संकलित किया गया है ताकि समाज के सभी विषयों पर उनकी सोच, विषय पर उनकी पकड़ और गंभीर विषय को भी रुचिकर बनाने के उनके अंदाज को आप समझ सकें और जान सकें। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई यह किताब प्रकाशन विभाग के बिक्री केंद्रों के साथ साथ उसके वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ बीमा योजना आयुष्मान भारत के तहत आने वाले प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना के जरिए बीते 4 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया गया है।
हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इस योजना के दायरे में लाया गया है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से अपील की है कि राजनीति की भावना से ऊपर उठकर गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाएं और जो राज्य इस योजना में शामिल नहीं हैं वो भी जल्दी से जल्दी योजना में शामिल हों। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए भी उसके भी आज 1 साल पूरे हो गए। देखिए रिपोर्ट। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। आयुष्मान भारत योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं। बीते 4 साल में आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 4 करोड़ गरीबों को मुफ्त में इलाज मिला है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से बात की। मेरा आग्रह है और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि ये कोई राजकीय प्लेटफॉर्म नहीं है, सेवा का कार्य है। राजनीति से कोई निर्णय से हम आयुष्मान भारत योजना से ना जुड़े, कृपया करके ऐसा ना करें। सब राज्य आयुष्मान भारत योजना के साथ जुड़ के अपने राज्य में रहे लाभार्थी को आप इस योजना का लाभ पहुंचाएं और गरीब लोगों को सहयोग करें। लाभार्थियों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तनुश्री हो या फिर बिहार की राखी कुमारी या फिर गुजरात के दिलीप भाई, सभी ने आयुष्मान कार्ड के फायदे और अस्पताल में बिताए अपने अनुभवों को स्वास्थ्य मंत्री से साझा किया। इनमें से किसी का ब्रेन ट्यूमर तो किसी की दिल की सर्जरी और किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। मैं तो घरवाली की ट्रीटमेंट के लिए घरवाली के साथ हॉस्पिटल आया था सर, और रिपोर्ट लेने जा रहा था और मुझे वही हॉस्पिटल में बाहर इमरजेंसी के बाद मुझे अटैक पड़ गया। किसी भी चीज़ को सोचने का मौका ही नहीं मिला सर। जैसे ही मेरी हालत देखी और डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर दिया सर, और इतनी क्या नाम थी मेरी बेहोशी, तो उन्होंने मुझे पूछा जब मुझे होश आया कि भाई आपका इलाज बहुत महंगा पड़ रहा है जी, आप कैसे करेंगे, बोल रहे जी। तो इस तरह से मुझे पूछा उन्होंने कि जी आपके पास ये आयुष्मान कार्ड वगैरह कुछ है, तो जी मैंने कहा जी आयुष्मान कार्ड तो है जी, और कहते जी उसके माध्यम से आपका इलाज हो जाएगा, और उसके माध्यम से मेरा इलाज हुआ है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। इस योजना के दायरे में करीब 50 करोड़ लोग आते हैं। हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इस योजना के दायरे में लाया गया है। पीएमजे के तहत अब तक 20 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है। योजना में 2000 हेल्थ पैकेज हैं। इस योजना से पूरे देश में 28,000 से ज्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जुड़ चुके हैं। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और पीएम मोदी कल हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीजेपी की युवा विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली का आयोजन बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से किया गया है। हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में संभावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टी का युवा मोर्चा मंडी में युवा विजय संकल्प रैली करने जा रहा है और इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए राज्य भर से 1 लाख से ज्यादा युवाओं के आने की उम्मीद है। पहली बार ऐसा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि किसी मोर्चे की रैली में प्रधानमंत्री आ रहे हों। प्रैक्टिकली अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में हर बूथ पे 20 युवा खड़े हैं। वो 20 के 20 युवा जो हैं वो इस रैली में आएंगे, इसीलिए हमने जो टारगेट रखा है 1 लाख रखा है। भाजपा का राज्य में युवाओं पर खासा जोर है। यही वजह है कि पार्टी के युवा मोर्चा ने हर बूथ से 20 युवाओं को जोड़ा है। पार्टी का मानना है कि बूथ मजबूत कर हिमाचल में चुनाव बाद फिर से भाजपा सत्ता में वापसी करेगी। लिहाजा पार्टी प्रधानमंत्री की अगुवाई में केंद्र सरकार की युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के साथ साथ राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। पिछले 1.5 वर्षों से लगभग इस
रैली के निमित्त जो हैं वो तैयारियां हिमाचल प्रदेश में चली हुई हैं। 24 सितंबर को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जो हैं वो हिमाचल प्रदेश, एक छोटा सा प्रदेश, एक पार्टी का एक मोर्चा, और उस मोर्चे की रैली में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। जो हमारी सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ जो हमारा कल्चर है हिमाचल प्रदेश का, प्रत्येक मंडल से जो है लोग उसकी वेशभूषा में, वाद्य यंत्रों के साथ में जो है कल की जो हमारी विजय संकल्प रैली है उसके दृष्टिगत जो है लोग आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री की मंडी में होने वाली इस रैली से पार्टी के आम कार्यकर्ताओं के साथ साथ राज्य के युवा भी काफी उत्साहित हैं। सर, पहले तो मोदी जी का वेलकम है मंडी में, हम भव्य स्वागत करेंगे मोदी जी का। और मोदी जी धन्यवाद आपका इतना कुछ हमारे लिए करने के लिए। हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इलाके में यहाँ मंडी में मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ मंडी में मोदी जी आ रहे हैं, और उनके भव्य स्वागत के लिए हम तत्पर रहेंगे। जो भी हमसे छोटा मोटा काम होगा हम उसको करेंगे, और हमको बहुत खुशी हो रही है। हम उनका बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे, और वो युद्ध के लिए बहुत अच्छे से कार्यक्रम कर रहे हैं। जाहिर है मौजूदा समय में हिमाचल में भाजपा सत्ता में और पार्टी डबल इंजन सरकार के फायदे जनता को बताने में जुटी है। ऐसे में अब चुनाव दूर नहीं है। तब पार्टी को लगता है कि युवाओं का साथ चुनाव बाद सत्ता बरकरार रखने में बेहद मददगार साबित हो सकता है। हिमाचल में विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले बीजेपी की युवा विजय संकल्प रैली जाहिर है युवा केंद्र में है, जिनके जरिए बीजेपी राज्य में अपनी पैठ को और मजबूत करना चाहती है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की राह आसान हो सके। कैमरामैन संजय जेना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मंडी, हिमाचल। रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे न्यूज 9 के साथ। शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत में जैसे हमने बताया कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे 2 दिवसीय दौरे पर, और राजनीतिक गहमागहमी अचानक से बढ़ गई। क्या है इस दरअसल में इस खबर के मायने, और इसी पर आधारित हमारा आज का विशेष भी है। और हमारा विशेष कहता है सीमांचल में अमित शाह, विपक्ष के गढ़ में हुंकार। तो विशेषकर जो सीमांचल का इलाका है वहां पहुंचे थे, और कल भी गृह मंत्री वहां पे वक्त गुजारेंगे और पार्टी की गतिविधियों में शामिल रहेंगे। और अब ये कि यही इसी इलाके में, सीमांचल के इलाके से अमित शाह ने अपनी यात्रा की शुरुआत की, इसके क्या मायने हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं, आइए उनसे आपका परिचय कराएं। और हमारे साथ तुहीन सिन्हा जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता। हमारे साथ अरविंद निषाद साहब हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता। और हमारे साथ अशोक टंडन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और हमारी संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं पूर्णिया से, राजेश राज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं टिप्पणी अगर तुहीन सिन्हा जी मैं आपसे लेना चाहूँ, तो ये क्या हम कहें कि 2024 की एक तरह से बिगुल फूंक दिया गया है, बिहार जो मिशन बिहार कहा जा रहा है उसकी शुरुआत औपचारिक तौर पर हो गई है? नमस्कार। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से नीतीश जी ने विश्वासघात किया है बिहार की जनता के साथ, यही विश्वासघात उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में किया था। और जो हर्ष उद्धव ठाकरे का हुआ है वही हर्ष नीतीश कुमार का होने वाला है। अब नीतीश कुमार की खासियत यह है कि पिछले कई सालों में वो दूसरे की बैसाखी के सहारे अपना राजनीति जो है वो चला रहे हैं। अगर आपको याद होगा, पिछले 2 साल पहले जब बिहार में चुनाव हुए थे तो केवल उनको लगभग 40 सीटें आई थी, जबकि बीजेपी को 75 के आसपास सीटें आई थी। उसके बावजूद हमने उन्हें अवसर दिया कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण वो उन्हीं लोगों से उन्होंने हाथ मिलाया जिन पर वो हमेशा जंगल राज और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहते। और पिछले 1.5 महीने में जब से उनकी सरकार पुनः बनी है लालू यादव के सहयोग से, आप देख सकते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे ठप हो गई है। तो निश्चित रूप से जैसा कि अमित जी ने महाराष्ट्र में भी कहा था
कि विश्वासघात जो है वो भारतीय जनता पार्टी उसको लाइटली नहीं लेती है, और ये प्रतिशोध कहिए या आप आगे की रणनीति कहिए, लेकिन भाजपा तैयार है कि 2024 में भी अधिकांश सीटें बीजेपी को प्राप्त होगी वहां पर, और उसके उपरांत जो असेंबली इलेक्शंस होंगे वहां पर भी हम अपने बल पर सरकार बनाएंगे। ठीक है। अरविंद निषाद जी, ये बताएं कि आरजेडी भी कह रही थी, आप भी जेडीयू भी कह रही थी कि एक तरह से यहाँ संभावनाओं को टटोलने, झगड़ा लगवाने के लिए अमित शाह आएंगे। क्या आपको लगता है अमित शाह जी का भाषण हो गया और उन्होंने न सिर्फ नीतीश जी पर हमला बोला, जो आमतौर पर बीजेपी बचती थी, लेकिन सीधे निशाने पर नीतीश और लालू प्रसाद यादव तो थे ही? देखिए, हम लोग यहाँ बिहार के निवासी, बिहार की आम जनता, खासकर पूर्वांचल की जनता इस उम्मीद में थी कि देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं और अपने संबोधन में बिहार को, विशेषकर खासकर पूर्वांचल को कुछ देने की घोषणा करेंगे, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं किया। और वर्षों से हमारी मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर एक शब्द नहीं कहा। 2014 के और 15 के चुनाव में उसी पूर्णिया शहर में रंगभूमि मैदान में जहां सभा अमित शाह जी की हुई, वहां देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई। उस सभा में उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। आज 8 वर्षों से अरविंद जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार को तो कुछ नहीं मिला, साथ ही पूर्वांचल को भी कुछ नहीं मिला, सिवाय भाषण। हम पूछेंगे बीजेपी के प्रवक्ता से। जी, तो सिर्फ भाषण करने के लिए आए थे और कुछ योजनाओं की जानकारी उन्होंने दी कि 125 करोड़ रुपए की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आरा भोजपुर की जनसभा में किया। ठीक है, ठीक है। लेकिन उसमें भी मैं बता रहा हूं जी, थोड़ा संक्षेप में, हमारे पास सीमित समय है अरविंद जी, है ना, तो सबको हमारे पास लोग भी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अशोक टंडन जी, हम जानते हैं कि इससे पहले भी जेडीयू साथ में थी, आरजेडी के इलेक्शन लड़ा था और जीते थे, और उसमें सरकार से फिर वो हटके फिर बीजेपी के साथ आए थे। और ऐसे समय में भी आमतौर पे देखा जाता था कि बीजेपी नीतीश कुमार पे सीधे हमले नहीं करती थी, लेकिन आज कुछ और देखने को मिला है अमित शाह उनके भाषण में। आपको लगता है कि भाजपा अब उसका स्टैंड बदला है, अब वो बिहार की राजनीति को नए तरीके से देख रही है? भाषण दिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरह से उन्होंने एकदम हल्ला बोला है नीतीश कुमार पर, लालू यादव पर, और जो नई सरकार इस गठबंधन में बनी है, लेकिन आज की जो रैली हुई है या ये 2 दिन की जो यात्रा है अमित शाह जी की, ये सीधा सीधा नीतीश कुमार को संदेश है कि आप बिहार से बिगुल बजाकर निकले हैं पूरे देश भर में 2024 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने के लिए, और मैं आपके घर में घुसकर आपको इस तरह से लताड़ूंगा कि आप बिहार से न तो निकल पाएंगे 2024 के चुनाव में, और हमारा जिस प्रकार से अभियान चलेगा जो आज से शुरू हो गया, वो इस तेजी से बढ़ेगा कि आपको हम आपका सुपड़ा साफ करेंगे बिहार में, आपका लोकसभा में भी करेंगे, 2025 के विधानसभा में भी करेंगे। ये जो एक चुनौती दी है अमित शाह ने नीतीश कुमार को कि आप निकले तो हो अगला देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए, विपक्ष का एक उम्मीदवार बनने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको बिहार से बाहर भी नहीं निकलने देगी। आप इस कदर हम आपको वहां पर बांध देंगे और आपको बिहार में ही मात दे देंगे, और आप कहां सपने देखने चले हैं देश का प्रधानमंत्री बनने के। तो आज का सारा भाषण इसी बात पर था कि नीतीश बाबू देश भर के प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़िए, आप अपने बिहार को संभालिए, हम वहीं आपको चीज करेंगे। बिल्कुल। राजेश, आपने पूरा भाषण सुना, पूरा कवरेज किया है, और इस इलाके में, सीमांचल के इलाके में बहुत पहले से आप यहाँ की राजनीति को देखते रहे हैं, कवर करते रहे हैं। आंकड़े के आधार पे मैं बात शुरू करूंगा। आंकड़े ये बताते हैं कि सीमांचल की जो 4 लोकसभा सीटें हैं उसमें से 3 फिलहाल महागठबंधन के पास हैं।
24 विधानसभा की सीटों में से 16 महागठबंधन के पक्ष में हैं। तो सीधी सी बात है, क्या लगता है इस चुनौती को सबसे पहले आड़े हाथों या कहें उसको चुनौती दी है अमित शाह ने आज? देखिए, महागठबंधन के पास जो सीटों, जिन सीटों का जिक्र आप कर रहे हैं ओम प्रकाश, ये सीटें उस वक्त की सीटें हैं जब एनडीए था, यानी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर जब 2019 में चुनाव लड़ते हैं तो 39 सीटों पर किला फतह होता है। सिर्फ और सिर्फ जहां मैं अभी खड़ा हूं किशनगंज में, किशनगंज की सीट को जीतने में कामयाबी कांग्रेस पार्टी को हाथ लगती है और 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का पताका लहरता है। लेकिन परिस्थितियां जिस तरीके से बदली हैं, उन बदली हुई परिस्थितियों में जनता दल यूनाइटेड की जो सीटें हैं, चाहे वो पूर्णिया सदर की बात करें, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, जेडीयू सुपौल से जो हैं वो दिलेश्वर कामत हैं, या अन्य सीटों की बात करें मधेपुरा पर भी जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है। तो जो इधर की जो सीटें हैं वो एनडीए के वक्त जीती गई हैं। दूसरा कि विधानसभा चुनाव में कभी यह राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ रहा था। अब यहां की जो परिस्थिति है कि विधानसभा चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। जो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो किशनगंज की बात करें, चाहे वो अररिया की बात करें, और आपने देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के भी 5 विधायक चुनकर आए थे। हालांकि उसमें से 4 विधायक जो हैं तस्लीमुद्दीन साहब के जो लड़के हैं, अभी वर्तमान में आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज जो जोकी विहाट से विधायक हैं, वो उन्होंने 4 विधायकों को तोड़कर आरजेडी में शामिल करा दिया। तो अगर आप बेगूसराय से लेकर मधेपुरा तक की तस्वीर पर अगर एक नजर डालें तो आरजेडी के पास कम सीटें हैं। बेगूसराय में 2, सहरसा नील, मधेपुरा में 2, अररिया में बिल्कुल नहीं, किशनगंज और पूर्णिया की हालत भी वही थी। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जो सफलता अर्जित की, उस सफलता को आगे दोहराने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अब से कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ किशनगंज में, यहां पर जहां मैं खड़ा हूं, वहां पर बैठक की है और टिप्स दिया है कि विधानसभा क्षेत्रों में जाकर 6 महीने तक प्रवास करें और जाकर कमजोर स्थितियों से निपटने के लिए जो चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने, चुनौतियां बहुत हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए, इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह टिप्स दे रहे हैं। बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक अभी चल रही है, देर रात तक चलने की संभावना है और कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरने के लिए सीमांचल के इलाके में अमित शाह की ये रैली जो है वो हुई है और ये खबर आ रही है कि महागठबंधन की रैली भी इस इलाके में बहुत जल्द होगी। बिल्कुल, बेहद रोचक बातें आप बता रहे हैं। तुहिन जी, अब ये बताएं कि जो विपक्ष के आरोप है, एक आरोप उस पर मैं आपसे जवाब ले लूं। तेजस्वी यादव, उन्होंने पूछा है कि भाई अमित शाह आएंगे तो निश्चित तौर पर उनसे उम्मीदें होंगी, लेकिन उन्होंने बात नहीं की महंगाई पर, उन्होंने बात नहीं की रोजगार पर, बिहार के पर विशेष ध्यान देने पर, इन सब मुद्दों पे बात नहीं की। निश्चित तौर पर जनता इसकी उम्मीद कर रही होगी। क्या जवाब रहेगा आपका? देखिए, नीतीश जी जो है 2005 से लगभग, अगर 2 साल बीच में आप छोड़ दें तो लगभग 2005 से वो मुख्यमंत्री है। तो सबसे पहले तो जब वो बार बार ये डिमांड करते हैं कि बिहार को बैकवर्ड स्टेट की संज्ञा देनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं सवाल उन पर भी उठता है कि 17 सालों में या 15 सालों में उन्होंने क्या किया। मेरे ख्याल से तो ये बार बार डिमांड करके वो स्वीकार कर रहे हैं कि 15 साल में वो कुछ कर ही नहीं पाए। ये जो होड़ है ना कि आप बैकवर्ड कहलाए, ये आज की एस्पिरेशनल भारत में मेरे ख्याल से सबसे पहले तो उस पर सवाल उठने चाहिए। जहां पिछले 8 वर्षों में हमने 30 करोड़ से ऊपर लोगों के बैंक अकाउंट्स खुलवाए, हमने नल से जल कार्यक्रम के तहत देश भर में 5 करोड़, तो वहां ऑलरेडी जो है बैकवर्डनेस। बिहार की बात करें तो बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार की बात तो नीतीश जी से पूछिए ना। 15 साल अगर 2005 से वो रहे हैं तो क्या वो झक मार रहे थे? और जहां तक आप तेजस्वी जी की बात करते हैं, तेजस्वी जी 10 लाख जॉब करने की बात कर रहे थे महीने भर पहले तक। आज वो कहते हैं कि मैं तो उप मुख्यमंत्री हूं, मुख्यमंत्री से पूछिए कि एम्प्लॉयमेंट 10 लाख कैसे देंगे। तो ऐसे लोगों की बातों को आप सीरियसली मत लीजिए। जो विकास पूरे देश में हुआ है, यदि वो बिहार में उस लेवल पर नहीं हो पाया है तो उसके लिए केवल और केवल नीतीश कुमार जिम्मेदार है। और जैसा कि महाराष्ट्र में काफी समय से हम असमंजस की स्थिति में थी, वही असमंजस की स्थिति में हम बिहार में भी थे और अब बिहार में अपना सरकार बनाकर हम दिखाएंगे कि विकास कैसे होता है। बिहार पिछड़ा नहीं है। ठीक है, इसके लिए 2026 का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल जो स्थितियां दिख रही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तुहिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अरविंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अशोक टंडन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और राजेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और आगे बढ़ेंगे और देश भर में आज 32 जगह अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राजधानी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक खास कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक से खास बातचीत की। सांकेतिक भाषाएं हमें एकजुट करती हैं। इसी थीम के साथ आज देश के 3200 केंद्रों पर सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री, आइए हम उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने खास तौर से इन लोगों को दिव्य बोला है, तो वो आज कितना सटीक बैठता है? देखिए, 2014 से पहले हम जो सबको डिजेबल बोलते थे, उनको दूसरे भाषा में कुछ गाँव की भाषा में उनको हम एड्रेस करते थे। जो भाषा में उसका वर्डिंग में उसको एड्रेस करने में भी निशक्त वो वंचित है, ऐसा महसूस होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द दिव्य अंग जिसके पास है, जो हमसे ज़्यादा कुछ भगवान ने उसके हमसे ज़्यादा बेटर कुछ दिया है, वो जो नाम उन्होंने दे के इतना मधुर, इतना शब्द उन्होंने उसको डाल के पूरा समाज को, पूरा समुदाय को एक सम्मान की नज़र में देखने का एक दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और उनकी मार्गदर्शन में हमारे विभाग काम करते रहते हैं पिछले 8 सालों में। तो हमारी सांकेतिक भाषा जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, उसमें हमारे विभाग के द्वारा विभिन्न NGO जो हमारे साथ काम करते हैं, सामाजिक संगठन है, सब मिलके आज देश की 3200 प्लेसों में इस भाषा को और भी लोगों के सामने इजी करने के लिए और भी उसको समावेशी बनाने के लिए, और जो हमारे श्रवण बाधित जो बच्चे हैं, मूक जो हमारा बच्चे हैं, उसको अकेला नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। तो ये थी प्रतिमा भौमिक, जिनका ये कहना है कि जो सांकेतिक भाषाएं हैं ना सिर्फ वो हमें एकजुट करती हैं, बल्कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में इन युवाओं को प्रेरित भी करेंगी ई-कॉम्स के जरिए जो सांकेतिक भाषाओं पर आधारित हैं। कैमरामैन दुबे और मनोज के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़ दिल्ली। और नजर डालते हैं देश भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। बारामती लोकसभा क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पुरंदर तालुका स्थित खंडोबा मंदिर गई एवं जेजुरी धार्मिक क्षेत्र का दर्शन किया। इसके बाद वह पुरंदर तालुका में पंचायत प्रतिनिधियों से स्थानीय मुद्दों पर संवाद किया। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने बारामती तालुका के मोरगांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया एवं आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से भी मिली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के तमिलनाडु दौरे का दूसरा और अंतिम दिन है। दक्षिण भारत में पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिवगंगा में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और SC और OBC मोर्चा के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। JP नड्डा ने शिवगंगा में पार्टी के मंडल अध्यक्ष के आवास पर भोजन किया। इससे पहले वो सुबह प्रसिद्ध विनायक मंदिर गए और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम बंगाल में विकास चाहते हैं और यहाँ की राज्य सरकार उस प्रकार विकास कार्य नहीं कर पा रही है जैसा होना चाहिए। बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में दोषी पाया गया है। मुख्तार अंसारी को 5 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने एक मामले में भी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को नया निदेशक मिल गया है। सरकार ने हैदराबाद स्थित ESIC अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डीन M श्रीनिवास को डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की जगह नया डायरेक्टर नियुक्त किया है। NHSRCL ने टनल बोरिंग मशीन का उपयोग करते हुए 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे सुरंग और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड सहित 21 किलोमीटर लंबी सुरंग के लिए सुरंग निर्माण कार्यों के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। सुरंग महाराष्ट्र राज्य में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और सिलफाटा में भूमिगत स्टेशन के बीच होगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे के नेतृत्व में चुनाव आयोग की एक उच्च स्तरीय टीम इस समय 3 दिन के लिए शिमला में मौजूद है। 8 सदस्यों वाली इस टीम का मकसद यहां होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी तैयारियों की समीक्षा करना है। और इसी के साथ न्यूज नाइट के आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।
न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।